Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. So we have completed unit first, and today we will start from uh, unit second, that is research methodology. So we will continue with the first part of research methodology. Let's wait for 2 minutes so that everyone can join. Okay, let's start the session. Good evening, all. So आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट 1. सेकंड यूनिट है हमारा. So the first topic in research methodology is difference between natural sciences and social sciences. What are the difference between natural sciences and social sciences? So natural sciences are a branch of science that deals with the natural world. Means एक नेचुरल साइंसेज जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड से डील करती है. नेचुरल वर्ल्ड मीन्स हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, केमिकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इस तरह से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ये आपका सब नेचुरल साइंसेज की स्टडी होती है. ठीक. तो नेचुरल साइंसेज में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी मतलब चीज़ें आती हैं नेचुरल साइंसेज की वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपकी आती है नेचुरल साइंसेज में. डेफिनेशन क्या है? नेचुरल साइंसेज आर अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक. ये यूनिवर्सल होती हैं. यूनिवर्सल मतलब इनके जो लॉज होते हैं, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है. मतलब जो फिजिक्स के लॉ इंडिया में अप्लाई होंगे वो पूरी दुनिया में अप्लाई होंगे. जो फिजिक्स, केमिस्ट्री के लॉ या बायोलॉजी के लॉ जो इंडिया में अप्लाई होते हैं वो पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं. तो इस तरह से इनकी यूनिवर्सलिटी मेंटेन होती है. ये यूनिवर्सल साइंस होती है. ठीक. इट इज जनरलाइजेबल मीन्स अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल है तो उसको आप जनरलाइज कर ही सकते हैं. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अगर यूनिवर्सल है, अगर कोई चीज़ फाइंड आउट होती है इंडिया में मान लेते हैं, तो उसको जनरलाइज पूरी दुनिया के लिए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सारी दुनिया के लॉ जो है नेचुरल साइंसेज में, सारी दुनिया के लॉ जो है वो एक एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं. तो अगर कोई चीज़ अमेरिका में फाइंड आउट होती है नेचुरल साइंस से रिलेटेड तो वो अप्लीकेबल होगी इंडिया में भी. और अगर कोई चीज़ इंडिया में फाइंड आउट होती है तो वो अमेरिका एज वेल एज पूरी दुनिया में भी वो एप्लीकेबल होगी. इसीलिए इसको कहा जाता है कि नेचुरल साइंसेज आर जनरलाइजेबल एंड इट इज प्रिडिक्टेबल. इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्टेबल होती है. ठीक. प्रिडिक्टेबल मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेचुरल साइंसेज में. जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जाता है पहले से कि मतलब कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, या मतलब साइक्लोन वगैरह को पहले से प्रिडिक्ट किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें, या आपके जो नेचुरल लॉ है उसके रिजल्ट को भी पहले से प्रिडिक्ट किया जाता है कि ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट हो सकता है. ठीक. इस तरह से नेचुरल लॉज गवर्न करते हैं सोसाइटी. ठीक. सोशल साइंसेज क्या है?
social sciences are the branch of science that deals with the human society and social relations. सोशल साइंसेज ब्रांच ऑफ साइंस है जो सोसाइटी को डील करती है और ह्यूमन नेचर को डील करती है, जो सोसाइटी एज वेल एज ह्यूमन नेचर को डील करती है उसको कहते हैं सोशल साइंसेज। Social sciences are the branch of science that deals with human society and social relations। जो ह्यूमन सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप को डील करती हैं उसी को कहा जाता है सोशल साइंसेस। इट इज नॉट यूनिवर्सल, ये हेट्रोजेनियस होती है, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं होती है। कोई चीज़ अगर कोई सोशल साइंस के लॉ अगर इंडियन सोसाइटी में अप्लाई हो रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न सोसाइटी या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की सोसाइटी में भी अप्लीकेबल होंगी। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में भी हो सकता है कि जो जो लॉज है वो नॉर्दर्न इंडिया में अप्लीकेबल हो, वो सदर्न इंडिया में भी अप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं होती है, हेट्रोजेनियस होती है। जैसा कि हमने कल इरावती कर्वे को पढ़ा, तो इरावती कर्वे ने जो है इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो क्यों किया 4 पार्ट्स में डिवाइड? मेन वजह उसकी यही थी कि हर जगह की जो मतलब किनशिप सिस्टम है या मैरिज सिस्टम है या कास्ट के जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग तरह से हैं। नॉर्दर्न इंडिया में अलग है, सेंट्रल इंडिया में अलग है, ईस्टर्न इंडिया में अलग है, सदर्न इंडिया में अलग है। तो इसीलिए उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको स्टडी करने के लिए। अगर ये यूनिवर्सल होते तो उनको फिर जरूरत नहीं थी एक किसी एक जगह की, वो स्टडी करने के बाद उसी को जनरलाइज करके आप वो बता सकते थे कि पूरी इंडिया का जो कास्ट सिस्टम या किनशिप सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है। लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर आप मतलब सपोज करिए अगर मैं इंसेस्ट टबू का एग्जांपल लेता हूँ, इंसेस्ट टबू क्या है? इंसेस्ट टबू कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स विद प्राइमरी किन्स। तो ये जो है इंसेस्ट टबू कहलाता है, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो कुछ जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो है ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इसका रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग द्रविड़ा को देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो सोसाइटीज हैं द्रविड़ा में, तो वो लोग जो है इंसेस्ट टबू को मानते हैं बिल्कुल। इंसेस्ट टबू को नहीं, इंसेस्ट रिलेशनशिप वो लोग रखते हैं, मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप वो अपने प्राइमरी किनशिप से रख सकते हैं। मतलब क्रॉस कजिन मैरिज या पैरेलल कजिन मैरिज अलाउ है। तो कहीं कहीं पे भी क्रॉस कजिन मैरिज या पैरेलल कजिन मैरिज अलाउ होती है, कहीं पे नहीं होती है। तो नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट में नहीं होती है इंसेस्ट टबू का लॉ जो है वो अप्लीकेबल होता है, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स में वो लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरह से सोशल साइंसेज के लॉ आप नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सल हो सकते हैं, क्योंकि ये हेट्रोजेनियस होते हैं, हर जगह पे ये अलग अलग अप्लाई होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अब जब यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल होते तो जनरलाइजेबल होते, यूनिवर्सल नहीं है तो जनरलाइजेबल भी नहीं होंगे, स्पेसिफिक होंगे। जिस एरिया की स्टडी होगी उसी एरिया पे वो अप्लीकेबल होंगे, पूरे एरिया पे वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। इट इज नॉन प्रिडिक्टेबल, और ये आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि आप, मैं इसी का एग्जांपल अगर लूँ इंसेस्ट टबू का ही, अगर किसी किसी ने जो है इंसेस्ट टबू की स्टडी की, सपोज करिए नॉर्दर्न इंडिया में स्टडी की, ठीक, नॉर्दर्न इंडिया में अगर स्टडी की तो उसने पाया कि यहाँ पे जो है प्रिवेलेंस है इंसेस्ट टबू का, मतलब लोग जो है रिस्ट्रिक्शन रखते हैं क्रॉस कजिन मैरिज या पैरेलल कजिन मैरिज या प्राइमरी किनशिप से रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप का रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। अगर उसने जाके द्रविड़ा पे स्टडी करना शुरू कर दिया और पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी इंडियन सोसाइटी है, तो यहाँ पे भी इंसेस्ट टबू का कॉन्सेप्ट, इंसेस्ट टबू का जो लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। ठीक, तो
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो फाइंडिंग होगी वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है इंसेस्ट टबू का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए जनरलाइजेबल नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टडी होगी वो नॉर्थ में ही एप्लीकेबल होगी, जो सदर्न इंडिया की स्टडी होगी वो सदर्न में ही एप्लीकेबल होगी। तो इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक, प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे कि एक चीज अगर मैं प्रिडिक्टेबल का एग्जांपल दूं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9-10 की फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ये, कि जब जो है मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सपोज करिए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक। सो ये फिजिक्स का लॉ है, नेचुरल साइंस का लॉ है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये फिजिक्स का लॉ है, ठीक। तो अब मेटल कोई भी हो, सपोज करिए उसने आयरन ले लिया, आयरन ले लिया, अब इसको पता है कि आयरन एक मेटल है, तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो फेरिक होता है, ठीक। अब ये प्रिडिक्टेबल था क्योंकि हमको ये लॉ पहले से पता था, और ये लॉ जो है ये यूनिवर्सल है, जनरलाइजेबल, ठीक। लेकिन नेचुरल साइंस वो सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने इंसेस्ट टबू का एग्जांपल दिया, ठीक हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है प्रिडिक्टेबल है और कैसे प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है? Research methodology is a way of explaining how a researcher intend to carry out their research, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीका है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि रिसर्चर जो है वो कैसे रिसर्च कैरी आउट करेगा पूरा अपना। इट्स अ लॉजिकल सिस्टमैटिक प्लान टू रिजॉल्व अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, जो आपकी रिसर्च टॉपिक है उसी को रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। तो कैसे उस रिसर्च टॉपिक पे जो रिसर्च होनी है वो कैसे कैसे होगी, वो लॉजिकल और सिस्टमेटिकल जो प्लान होता है उसी को रिसर्च मेथडोलॉजी कहा जाता है। आप पूरा बताते हैं कि सिंपल साइज क्या होगा, कहाँ पे स्टडी होगी, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज किया जाएगा, क्या क्या तरीके होंगे, कहाँ पे किस तरह की स्टडी होगी, इंटरव्यू मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, क्वेश्चनायर होगा, शेड्यूल होगा, ये सब बताते हैं आप। तो आप जो भी मतलब एक रिसर्च मेथडोलॉजी आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, पूरी रिसर्च का ब्लूप्रिंट है, किस किस तरह से कैसे कैसे रिसर्च होगी, इसकी पूरी प्लानिंग को ही रिसर्च मेथडोलॉजी कहा जाता है, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है इसको, ठीक। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि कैसे कैसे पूरी रिसर्च कैरी आउट होगी। जैसे कि अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीएचडी में जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है आपसे, रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है आपसे, ठीक। उस रिसर्च प्रपोजल में पहला तो आपका टॉपिक होगा, इस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक। दूसरा आपका क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थोड़ा बहुत जो भी आपने आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो आप लिखते हैं उसमें। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक पे आप जो है
कैसे रिसर्च करेंगे, क्या आपकी सैम्पलिंग होगी, सैम्पलिंग क्या होगी, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होंगे, डाटा कलेक्शन मेथड क्या होंगे, डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होंगे। ठीक, जैसे डाटा कलेक्शन मेथड में आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन मेथड में आप बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि अगर आप डाटा कलेक्शन जो है इंटरव्यू के थ्रू बता रहे हैं तो इंटरव्यू लिखेंगे, इंटरव्यू लिखेंगे। डाटा कलेक्शन मेथड में आप इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इंटरव्यू लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन लिखेंगे, शेड्यूल लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, जो भी आप मतलब जिस तरह से करें। तो ये सब चीज़ें जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिख रहे हैं, ये पूरा आप अपनी रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि कैसे कैसे हम रिसर्च पूरी करेंगे, कैसे कैसे रिसर्च कैरी आउट होगी पूरी। इसी को कहा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ अ रिसर्चर इंटेंड टू कैरी आउट देयर रिसर्च। कैसे एक रिसर्चर जो है रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए करने का सोच रहा है, किस तरह करेगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। इट इज़ अ लॉजिकल सिस्टमैटिक प्लान। लॉजिकल और सिस्टमैटिक है, ऐसा नहीं है कि आप बगैर लॉजिक के कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे कि अगर आपका टॉपिक जैसा है उसी बेस पे आप जो है, अगर मान लिया आपने टॉपिक ले लिया कि मैं किसी इलिटरेट पॉपुलेशन पे स्टडी करूंगा, आपने टॉपिक ले लिया कि मैं किसी इलिटरेट पॉपुलेशन पे स्टडी करूंगा। अब ये इलॉजिकल कैसे हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक, किसी इलिटरेट पॉपुलेशन की स्टडी आपने कर लिया, फिर आपने डाटा कलेक्शन मेथड में क्या दिया, आपने डाटा कलेक्शन मेथड में दिया कि मैं जो है क्वेश्चनायर का क्वेश्चनायर यूज करूंगा डाटा कलेक्शन मेथड में, क्वेश्चनायर यूज करूंगा डाटा कलेक्शन मेथड में। तो आपने कह दिया कि मतलब इलिटरेट पॉपुलेशन पे स्टडी करना है और क्वेश्चनायर यूज करेंगे, तो ये इलॉजिकल हो गया। इलॉजिकल क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चनायर आप किसको दे सकते हैं, सिर्फ लिटरेट, जिसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा। आपके क्वेश्चन, आप क्वेश्चनायर दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं और लिख के उसको लिख के ही जवाब देना है उस क्वेश्चनायर को। तो जो आदमी पढ़ा लिखा है ही नहीं उसको कैसे आप क्वेश्चनायर दे सकते हैं, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपकी होनी चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए प्लस सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक क्यों होनी चाहिए, आपने रिसर्च प्लान बना लिया, सपोज करिए आपने रिसर्च प्लान बना लिया, ठीक, और आपने कह दिया कि मतलब पहले जो है मैं डाटा एनालाइज करूंगा, डाटा एनालाइज करूंगा, फिर दोबारा मैं जो है क्या करूंगा, डाटा कलेक्शन करूंगा। फिर दोबारा आपने कह दिया कि मैं जो है अब क्या करूंगा, डाटा कलेक्शन करूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, बगैर डाटा कलेक्शन के आप कैसे एनालाइज कर लेंगे डाटा को। तो ये भी एक वो है कि सिस्टमैटिक भी होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। ठीक, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है एक ब्लूप्रिंट है, जो रिसर्चर जो है पूरा बताता है अपना कि कैसे वो पूरी रिसर्च को कैरी आउट करेगा। ये एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक मेथड है। ठीक, logical or systematic plan to resolve a research problem. A methodology details a researcher approach to the research to ensure reliable, valid results that address their aim and objective. Means
जो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको ऐसी बनानी है कि उससे जो है वैलिड, रिलायबल और अ, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने वाला रिजल्ट आपका आता हो। इस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस। Philosophy of social sciences. Social research boils down to struggle. Social research boils down to struggle over legitimate study through philosophical approaches. Philosophy of social science deals with the generalized measuring of the thing and centered on the sharing of experience about the social world in which people's perspective differ from the one another. तो फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस क्या है? डिफरेंट टाइप की फिलोसफिकल अप्रोच होते हैं जो डील्स करते हैं सोसाइटी के जो डिफरेंट एक्शंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्टडी करते हैं और सब अपना अपना एक प्रपोजल देते हैं, अपना अपना एक थ्योरी देते हैं, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं किस तरह से जो है सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक्शन हो रहे हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, इसी को फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक, सब लोग शेयर करते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव को, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है हमारी डर्कीम के अलग पर्सपेक्टिव हैं सोसाइटी को स्टडी करने के, मैक्स वेबर के अलग हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, इसी को फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है। अगर ये नेचुरल साइंस की पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो फिलॉसफी ऑफ साइंस हो जाएगा। ठीक, philosophy of social science, branch of philosophy that examines the concept, method and logic of social sciences. Means कॉन्सेप्ट क्या है सोशल साइंस के, उसके मेथड क्या है या लॉजिक क्या है। मीन्स जो सोशल साइंस स्टडी करता है वो कैसे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड्स क्या है या लॉजिक क्या है, इसी को कहा जाता है फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस इज कॉन्सिक्वेंटली मेटा theoretical endeavor, a theory about theories of social life। मीन्स ये क्या है, एक theories of social life की थ्योरी है। मीन्स जो सोशल फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस है ये सिर्फ ये स्टडी करती है कि किस तरह से किस कॉन्सेप्ट के बेस पे या किस मेथड के बेस पे या किस लॉजिक के बेस पे जो सोशल साइंसेज हैं वो काम करती है। नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ साइंस। फिलोसफी ऑफ साइंस इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। Philosophy of science is a branch of philosophy concerned with the foundation, methods and implication of science। तो अगर जो साइंस है वही हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट, मेथड्स, लॉजिक, वो अगर सोशल साइंस के हैं तो फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस हो जाएगी, अगर वो साइंस के हैं तो फिलोसफी ऑफ साइंस हो जाएगी। द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द स्टडी कंसर्न व्हाट क्वालिफाइज एज साइंस, द रिलायबिलिटी ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज एंड द अल्टीमेट पर्पज ऑफ साइंस। मीन्स ये सब जो सेंट्रल क्वेश्चन है फिलोसफी ऑफ साइंस का ये है कि किसको आप साइंस मानेंगे और जो साइंटिफिक थ्योरीज या मतलब अप्लीकेशंस हैं या अल्टीमेट पर्पज ऑफ साइंस जो क्या होगी वो ये होगी कि मतलब क्या रिलायबिलिटी है जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनकी, और किसको आप जो है साइंटिफिक कंसीडर करेंगे कि किसको आप साइंटिफिक मानेंगे। एज अ फिलॉसफी पॉजिटिविज्म adheres to the view that only factual knowledge gained through observation, the senses including measurement, is trustworthy। मतलब पॉजिटिविज्म जो है वो बिलीव करता है कि सिर्फ जो है आप फैक्चुअल नॉलेज को कैसे पा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सेंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन करके ही आप फैक्चुअल नॉलेज को पा सकते हैं। ये पॉजिटिविज्म का बिलीफ था। इंक्लूडिंग मेजरमेंट इज ट्रस्टवर्दी। पॉजिटिविज्म क्या है, जो नेचुरल लॉ है उसको आप अगर सोशल साइंस में अप्लाई करते हैं तो उसी को नेचुरल पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेस। ये जो है नेचुरल साइंसेस के लॉ के बेस पे होता है। पॉजिटिविज्म पूरा जो है नेचुरल साइंसेस के लॉ जो है उसी को अप्लाई करते हैं। अगर सोशल साइंस पे आप तो उसी को पॉजिटिविज्म अप्रोच कहा जाता है।
पॉजिटिविस्ट अप्रोच था। पॉजिटिविज्म और इन सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म इज द नेम फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड को ही पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इट्स गोल इज टू फॉर्मुलेट एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल लॉ ऑन द ऑपरेटिव डायनामिक ऑफ सोशल यूनिवर्स। मीन्स इसका काम क्या होता है? जो पॉजिटिविज्म है उसका काम क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ को, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि नेचुरल साइंसेज जो होती है वो यूनिवर्सल चीज़ों पे बिलीव करती है। नेचुरल साइंसेज जो है वो यूनिवर्सल होती है, तो ये यूनिवर्सल लॉ के बेस पे ही काम करती है। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिविज्म जो है सोशोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो आपका एम ये होता है कि ऐसे लॉ हम फॉर्मुलेट करें जो यूनिवर्सल हो, जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो। A law is a statement about relationship among forces in the universe. लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट है। लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट है। जैसे कि हमने अभी क्या कहा कि अगर जो है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का कहलाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको लॉ कह दिया गया। तो इसी तरह लॉ भी एक स्टेटमेंट है। किस चीज का स्टेटमेंट है? रिलेशनशिप एमंग फोर्सेस इन द यूनिवर्स। मीन्स किस तरह से यूनिवर्स काम कर रहा है, इसके रिलेशनशिप को समझने के प्रोसेस को ही पॉजिटिविज्म कहा जाता है और इसी को लॉ कहा जाता है। उसी के स्टेटमेंट को ही लॉ कहा जाता है। फॉलोअर ऑफ पॉजिटिविज्म जो है सोशोलॉजी में, जो फॉलोअर ऑफ पॉजिटिविज्म है वो कौन कौन है? पॉजिटिविज्म इज अलाइंड विद द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। मीन्स ये डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे ही काम करता है। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे ही काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, डिडक्टिव मीन्स होता है कि जैसे आपने ए की स्टडी की, कुछ फाइंडिंग आई, फिर बी की स्टडी की, कुछ फाइंडिंग आई, फिर सी की स्टडी की, कुछ फाइंडिंग आई। ठीक, तो अगर आपने जो है इसको जनरलाइज कर दिया, ए बी सी की स्टडी करके आपने जनरलाइज कर दिया, तो ये इंडक्टिव हो जाएगी। ये इंडक्टिव हो जाएगी। और डिडक्टिव किसको कहेंगे? जब आप जो है क्या करते हैं, एक जनरलाइज फेनोमेना दिया हुआ है आपको, एक जनरलाइज लॉ दिया हुआ है, और उसके बाद जो है आप उसको स्पेसिफिक चीज पे अप्लाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है डिडक्टिव। जैसे कि अभी मैंने मेटल ऑक्साइड का जो एग्जांपल दिया वो डिडक्टिव में अप्लाई करता है। जैसे कि जनरल लॉ क्या है? मेटल ऑक्साइड अगर मेटल अगर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये जनरल लॉ है, जनरल है। अब उसको स्पेसिफिक कैसे अप्लाई कर रहे हैं? हम मान रहे हैं कि आयरन जो है, मान क्या रहे हैं, आयरन एक मेटल है, तो आयरन भी अगर रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, क्योंकि आयरन भी एक मेटल है और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं, सोशल साइंस में जो कार्ल पॉपर में इंडक्टिव डिडक्टिव की रीजनिंग का एग्जांपल उनके बुक में पाया जाता है, वो ये है कि आपने देखा कि सारे सॉन्ग जो है, सारे सॉन्ग जो है वो वाइट है। सारे स्वान जो है वो वाइट है। ठीक, स्वान क्या है? एक पक्षी, वो वाइट है। अब आपने कह दिया कि आपके पास एक स्वान है, ठीक, तो ये भी वाइट होगा क्योंकि सारे स्वान जो है वो वाइट है। ठीक, तो सारे स्वान वाइट है तो आपका भी स्वान जो है वो वाइट होगा। इसी को कहते हैं डिडक्टिव। ठीक, और इंडक्टिव कहेंगे जब आप पहले स्वान को आपने देखा, फर्स्ट स्वान को देखा, एक स्वान को देखा आपने और पाया कि ये वाइट है। स्वान के बजाय आप जो है, अगर स्वान ना समझ में आ रहा हो तो आप जो है प्रो को ले लेते हैं, तो प्रो को ले लेते हैं। ठीक, प्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। ठीक, सो
आपने मतलब आपको ये चीज़ पता है कि सारे जो प्रो होते हैं वो ऑल प्रो आर ब्लैक, ठीक, ऑल प्रो आर ब्लैक। मोहन हैज अ प्रो, मोहन के पास एक प्रो है, सो मोहन प्रो मस्ट बी ब्लैक, मोहन प्रो मस्ट बी ब्लैक, क्योंकि सारे जब ब्लैक हैं तो मोहन के पास भी एक प्रो है तो वो भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया डिडक्टिव कि सारे का आपको पता था, आपने स्पेसिफिक पे अप्लाई कर दिया। इंडक्टिव क्या होगा? ये आपका डिडक्टिव हो गया। इंडक्टिव क्या हो गया? आपने एक रो को देखा, ब्लैक है, बी रो को देखा, ब्लैक है, सी रो को देखा, ब्लैक है। तो आपने जो कंक्लूजन दिया वो क्या दे दिया? ऑल प्रो आर ब्लैक, ऑल प्रो और ब्लैक। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या है? जब आपको पहले से सारा पता था, मीन्स आपका एक जनरलाइजेशन आपके पास थी, आपने उसको स्पेसिफिक पे अप्लाई कर दिया। और इंडक्टिव में क्या है? आपके पास कुछ स्पेसिफिक केसेस थे, आप उसको जनरलाइज कर दिए, ठीक। तो एक ये जो डिडक्टिव होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है, नहीं, ये डिडक्टिव जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। डिडक्टिव जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है और इंडक्टिव जो है स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक। स्पेसिफिक टू जनरल होता है। तो समझ में आ गया होगा ये। तो पॉजिटिविज्म जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे होता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव होता है, ठीक। तो इसके जो फॉलोअर हैं वो अगस्ट कोम्ट हैं, इमाम डर्कीम है, सेंट साइमन है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक। सेंट साइमन है, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट इज epistemology. What is epistemology? Epistemology is the branch of philosophy concerned with the study of knowledge, with uh, knowledge traditionally defined as justified through belief. Means epistemology simply ये है कि study of knowledge is a branch of philosophy concerned with the study of knowledge. तो epistemology ये है कि नॉलेज, जब भी आप नॉलेज को स्टडी करते हैं तो उसी को कहा जाता है epistemology, स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक। नॉलेज जो भी ट्रूथ है उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ठीक। आप जो रिसर्च करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? रिसर्च तो इसी चीज़ की होती है ना कि आप फर्दर नॉलेज गेन करने के लिए आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसी को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। तो सिंपल है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज, इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कॉन्सर्न विद द स्टडी ऑफ नॉलेज, with knowledge traditionally defined as justified through belief। और नॉलेज जो है क्या है? नॉलेज जो डिफाइन की जाती है वो जस्टिफाइड थ्रू और बिलीफ, मीन्स क्या सच है, इस चीज़ की फाइंडिंग को अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी।
एपिस्टेमोलॉजी के दो टाइप्स होते हैं, एक रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी और एक होता है नेक्स्ट इज एम्पिरिसिज्म। एक रेशनलिस्ट और एक एम्पिरिसिज्म। तो रेशनलिस्ट क्या होता है? रेशनलिज्म इज एपिस्टेमोलॉजी इज द व्यू दैट नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम द सेंसेस। अब एपिस्टेमोलॉजी जो है वो ये नहीं वो कहती है कि नॉलेज जो है वो सेंसेस से नहीं आता। ठीक, नॉलेज जो है वो सेंसेस से नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू rationalists, the paradigm of knowledge is mathematics. Rationalists say knowledge comes primarily or solely from reason or from intuition. Means पहले से ही आपके मतलब दिमाग में वो नॉलेज रहती है। सोनली फ्रॉम रीजन मीन्स आपको आपके पास पहले से वो नॉलेज रहती है और वो इंट्यूशन के जरिए आपको आती है। इंट्यूशन मतलब आपको मतलब अभ्यास होता है कुछ न कुछ, और दैट वी पॉजेज इट इनएटली फ्रॉम बर्थ, या बर्थ से ही आपके पास होता है। मतलब इनका ये रेशनली से एपिस्टेमोलॉजी ये मानती है कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं आती। मीन्स वो एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं आती है। आपको जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से आपको कुछ नॉलेज गेन होती है। तो रेशनलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये पहले से ही आपके पास है और ये जो है इंटेंशन के जरिए आती है या बाय बर्थ आपको गेन होती है। ठीक, सो इसमें इमैनुअल कैंट ने जो रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की बात की है ये कहा है। ओके, कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में। एक मिनट। मैं वैसे ही हिंदी पूरा पूरा हिंदी में ही बोलता हूँ, बस खाली कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट आप लोग हिंदी में सिर्फ देखते रहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की बात चल रही है। बस दृष्टि क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। सो इमैनुअल कैंट ने क्या कहा था, ये जो नॉलेज है ये आ प्रायोरिटी है। मतलब ये रेशनलिस्ट को कहते हैं ये आ प्रायोरी है, मतलब बिफोर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से पहले आपको नॉलेज मिल जाती है। एक्सपीरियंस से पहले आपको नॉलेज मिल जाती है। सृष्टि बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी टॉपिक? टॉपिक तो हमने बहुत पढ़े थे। एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रही हैं आप। ज्ञान मीमांसा। जब आप ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसी को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। सिंपल है। स्टडी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। जब आप ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसी को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ठीक, और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं आप। ठीक, तो रेशनलिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आती है। जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आती है। ये कौन बिलीव करते थे? तर्कवादी बिलीव करते थे। तर्कवादी ये बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आता है। ठीक, इंद्रियों से नहीं आता है। ठीक, बल्कि तर्कवादियों के अनुसार ज्ञान का प्रतिमान गणित है। बुद्धिवादी कहते हैं कि ज्ञान मुख्य रूप से या पूरी तरह से कारण से या अंतर ज्ञान से आता है। ठीक, किसी मतलब ये रीजन से आएगा या इंट्यूशन से आएगा, या किसी रीजन से आता है या इंट्यूशन से आता है, या बाय बर्थ आपको ये प्राप्त होता है। ठीक, तो तर्कवादी यही कहते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है
पॉजिटिविज्म नहीं क्लियर होता है। तो पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म है लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेज, मीन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है? नेचुरल साइंसेज। इस लॉ के बेस पे अगर आप स्टडी करते हैं सोशोलॉजी को, उस लॉ के बेस पे, तो उसी को कहा जाता है पॉजिटिविज्म। ठीक, जब आप नेचुरल साइंसेज के लॉ को सोशल साइंस में अप्लाई करते हैं, तो नेचुरल साइंस के लॉ जो है वो पॉजिटिविज्म के बेस पे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। एक लॉ होता है जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। ठीक, एक लॉ होता है जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। ठीक, उसी को कहा जाता है पॉजिटिविज्म। नेचुरल लॉ को अप्लाई करते हैं, जैसे डर्कीन ने अप्लाई किया। डर्कीन ने जब सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया, तो सुसाइड के कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या, अब जो उनका सुसाइड है वो एक नेचुरल लॉ हो गया। जैसे कि जो इगोइस्टिक सुसाइड है या मतलब अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, ये एक नेचुरल लॉ हो गया। अब इस बेस पे जो भी सुसाइड होंगी इसी तरह की होंगी, इन्हीं चार तरीकों की, इन्हीं चार कॉज की वजह से ही सुसाइड होगी। तो एक नेचुरल लॉ उन्होंने बना दिया। तो जब भी एक नेचुरल लॉ आप बनाते हैं, यूनिवर्सल लॉ बनाते हैं, तो उसी को पॉजिटिविज्म कहा जाता है। होप समझ में आ गया होगा, बता दीजिए अगर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा। एपिस्टेमोलॉजी में हमने ये पढ़ा कि ये स्टडी ऑफ नॉलेज है। ठीक, या ज्ञान मीमांसा क्या है? जब आप ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी क्या है? रेशनलिस्ट ये मानते हैं कि जो नॉलेज है, यानी कि जो ज्ञान है, जो तर्कवादी ज्ञान मीमांसा है, वो ये मानती है कि जो ज्ञान है वो आपके इंद्रियों के थ्रू नहीं आता है, आपके सेंसेस से नहीं आता है। मतलब आपके एक्सपीरियंस से वो चीज़ें नहीं आती हैं, बल्कि किससे आता है? ये तर्क से आता है, रीजन से आता है। किसी रीजन से होगा, किसी इंट्यूशन की वजह से होता है, या आपको बाई बर्थ ये मिलता है। ठीक, तो रेशनलिस्ट ये बिलीव करते हैं या तो बाई बर्थ होगा। सिंपल, आपको बस इतना याद रखना ये कि एक एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं होता है, इंद्रियों के थ्रू आपको ज्ञान। और तर्कवादी ज्ञान मीमांसा ये मानते थे कि इंद्रियों के थ्रू आपको ज्ञान नहीं मिलता है, या रेशनलिस्ट ये मानते थे कि सेंसेस के बेस पे आपको नॉलेज नहीं मिलता है, बल्कि ये रीजन के बेस पे होता है, इंट्यूशन के बेस पे होता है, या ये आपको बाई बर्थ मिलता है। ठीक, तो इमैनुअल कैंट है, तो इसमें तो हिंदी और इंग्लिश में कुछ वो नहीं है। तो इसमें इमैनुअल कैंट ने क्या कहा था? जो रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं वो क्या है? बिलीव करते हैं ए प्रायोरी। ए प्रायोरी क्या होती है? ए प्रायोरी मतलब बिफोर एक्सपीरियंस। मीन आपको जो नॉलेज मिल रही है बिफोर एक्सपीरियंस, मतलब नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं है, बल्कि आपका रेशनल के बेस पे है, रीजन के बेस पे है, या इंट्यूशन के बेस पे है, तो उसको ए प्रायोरी कहा जाता है। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो रेशनल यानी कि जो तर्कवादी ज्ञान मीमांसा थे वो ए प्रायोरी थे, ए प्राथमिकता थी। मतलब प्रयोग से पहले ये चीजें आपको ज्ञान मिल जाती है। डेस्कार्टस कहते हैं इसी में, डेस्कार्टस भी मतलब ये रेशनल एपिस्टेमोलॉजी के मानने वाले थे। डेस्कार्टस भी रेशनल एपिस्टेमोलॉजी के मानने वाले थे, और ये यही कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आता है, बल्कि रीजन के थ्रू आता है, तर्क के थ्रू आता है, या बाई बर्थ या जन्म से आपको मिलता है। ठीक, तो डेस्कार्टस ये कहते हैं, ये भी मतलब रेशनल एपिस्टेमोलॉजी पे बिलीव करते हैं। डेस्कार्टस भी जो है वो तर्कवादी ज्ञान मीमांसा को मानते हैं, और ये कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये इनकी कोटेशन है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक, जब आप सोचते हैं तो उसी के बेस पे आपको ज्ञान मिलता है। सोचना, इंट्यूशन आपका कैसे आता है? आपके दिमाग से ही इंट्यूशन आता है। तो जब आप सोचेंगे तभी आपको इंट्यूशन मिलेगी, तभी आपको मतलब अंदर से अंदरूनी ज्ञान आपको प्राप्त होता है। ठीक, आई थिंक दैट देयरफॉर आई एम। तो ये आपको डेस्कार्टस का ये कोटेशन आपको याद रखना है। ठीक, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
नेक्स्ट इज इम्पेरिसिज्म। इम्पेरिसिज्म क्या है? इन philosophy, empiricism is an epistemology theory that holds that knowledge classification comes only or primary from the experience. तो ये जो है एक्सपीरियंस से आता है। एम्पिरिसिज्म ये बिलीव करते हैं कि ये बाय बर्थ नहीं होता है, रीजन के बेस पे नहीं होता, बल्कि इस एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। ये क्या होते हैं? अनुभववाद दर्शन, अनुभववाद जो होते हैं, एम्पिरिसिज्म को ही अनुभववाद कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दर्शन में अनुभववाद एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जो ये बिलीव करता है कि जो ज्ञान है वो संवेदी अनुभव से ही आपको, अनुभववाद है तो अनुभव से क्या होता है? अनुभव मीन्स होता है एक्सपीरियंस। सो अनुभव के बेस पे ही आपको ज्ञान मिलेगा। ये अनुभववादी ज्ञान मीमांसा ये मानते हैं कि आपको अनुभव से ही ज्ञान मिलेगा। एम्पिरिसिज्म ये मानते हैं कि आपको एक्सपीरियंस से ही ज्ञान मिलेगा। ठीक, वो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट इसमें भी जो एम्पिरिसिज्म है उसको ये बताते हैं कि ये जो है ए प्रोस्टेरी है, ए प्रोस्टेरी है, ए प्रोस्टेरी है। तो इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर एक्सपीरियंस। मीन जो नॉलेज है वो आफ्टर एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस के बाद ही नॉलेज मिलता है, अनुभव के बाद ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके मानने वाले हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहते हैं? टेबुला रेसा का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। हाँ, जॉन लॉक जो है वो पूर्व कल्पित, क्या है ये पूर्व कल्पित? हिंदी पढ़ना भी तो बड़ा मुश्किल है। पूर्व कल्पित विचारों या पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की अनुपस्थिति, एक सॉफ्ट स्लेट। ठीक, तो ये जो है टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट देते हैं जॉन लॉक की, पूर्व विकल्पित विचारधारा का कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये कहते हैं कि ये an absence of perceived ideas or predetermined goal। तो इन्होंने क्लीन स्लेट का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लीन स्लेट मतलब जैसे कि आपने स्लेट देखा होगा, क्लीन होता है क्लीन। तो बाई बर्थ जो है आपका पूरा स्लेट जो है वो क्लीन होता है, पूरा स्लेट जो है वो क्लीन होता है, एक सॉफ्ट स्लेट होता है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस फेस करते हैं, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, वैसे वैसे आप जो है यहाँ पे आपका स्लेट ऐड होता जाता है, आपकी नॉलेज ऐड होती जाती है। तो इसी को उन्होंने टेबुला रासा कहा था या पूर्व वैकल्पिक विचारधारा कहा था। ठीक, फ्रांसिस बैकन, डेविड लोम, ये सब जो है एम्पिरिसिज्म के फॉलोवर हैं। फ्रांसिस बैकन और डेविड लोम ये सब एम्पिरिसिज्म के फॉलोवर हैं। उसके बाद आता है hermeneutics, the branch of knowledge that deals with interpretation especially of the Bible or literary texts। Means hermeneutic का कॉन्सेप्ट कब आया? जब बाइबल को जो है वो एक्सप्लेन किया जाने लगा। बाइबल क्या है? बाइबल क्रिश्चियन की बुक है। ठीक है, क्रिश्चियन की बुक को जब एक्सप्लेन किया जाता था, सारे लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट से, अपने अपने हिसाब से ही उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हर्मेनोटिक्स का कॉन्सेप्ट आया बाइबल को या लिटरली टेक्स्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको एक्सप्लेन करना, उसको डीप में बताना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक, सो स्लेमेकर वाज अ हर्मेनेटिक फिगर। स्लेमेकर जो है वो हर्मेनेटिक फिगर है, मतलब इन्होंने हर्मेनेटिक को ही, हर्मेनेटिक का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने पॉपुलराइज किया। फिगर हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन, जिन्होंने इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, स्लेयर मेकर कंसीडर टू बी द फादर ऑफ हर्मेनेटिक्स, और इन्हीं को जो है स्लेयर मेकर को ही फादर ऑफ
हर्मेनेटिक्स माना जाता है। स्फीयर मेकर को ही फादर ऑफ हर्मेनेटिक्स माना जाता है। हर्मेनेटिक्स attempt to understand life by constructing imaginatively the situation of an era। मीन्स ये क्या करता है, ये लाइफ को मतलब समझने के लिए अब वहाँ उस टाइम का जो एरा था उसको एक इमेजिनरी फॉर्म में अपने दिमाग में लाता है। जैसे कि आप जो है हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आप क्या करते हैं, जैसे आप मतलब शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं तो शाहजहाँ ने कोई मतलब कोई रूल निकाला। अब उस रूल को आप आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ सकते ना, आप ये देखेंगे कि उस टाइम जो है वो अ, किस बेस पे उन्होंने लॉ दिया था। तो एक इमेजिनरी फिगर आप दिमाग में बनाते हैं, एक मतलब वहाँ उस टाइम की जो सिचुएशन है उसको अपने दिमाग में बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करते हैं। तो जो बाइबल है उसमें बहुत सारे श्लोक दिए होते हैं। अब उस श्लोक को समझने के लिए जैसे आप जो है संस्कृत का एग्जाम्पल अगर मतलब वेदा का एग्जाम्पल लें तो जो महाभारत की जो पूरी कहानी है वो आप जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में रख के थोड़ी ना समझ सकते हैं, आप उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ही रख के आपको समझना होगा। ठीक उसी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको रख के समझना होगा। इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन या हर्मेनेटिक्स। ठीक, द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द ऑथर एंड प्रोवाइडिंग सेल्फ इम्पैक्ट मीन्स उस टाइम ऑथर जो जिसने मतलब वो चीज़ लिखा, जिसने वो टेक्स्ट लिखा है जिसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, टेंशन में था या मतलब बहुत ही हैप्पी था या मतलब जिस जिस भी तरह की उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन रहेगी वो उसी हिसाब से लिखता है। वो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा तभी आप हर्मेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मतलब हर्मेनेटिक्स यही है कि इंटरप्रिटेशन आप करते हैं किसी भी टेक्स्ट का उसके अकॉर्डिंग जिसने वो चीज़ लिखा है, जिसने वो चीज़ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग या जब लिखी गई है उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे वेबर ने क्या कहा है, वेबर जो है वो हर्मेनेटिक्स के फॉलोअर हैं। क्या कहते हैं, एक्शन को जो है आप एक्शन को वर्स्टेहन के जरिए समझ सकते हैं। वर्स्टेहन क्या है, एक्शन को वर्स्टेहन के जरिए समझ सकते हैं। वर्स्टेहन क्या है, वर्स्टेहन ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन with the context of एक्टर। मीन्स जब आप एक्टर के कॉन्टेक्स्ट में एक्शन को समझते हैं तो उसी को कहा जाता है वर्स्टेन। वर्स्टेन क्या है, एक तरह का हर्मेनेटिक्स है। हर्मेनेटिक्स के फॉलोअर थे वेबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक्शन को समझ रहे हैं, कोई एक्टर जो है कि कोई एक्शन कर रहा है, उस एक्शन को समझने के लिए आपको एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ही लेना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगी वो चीज़। ठीक, तो वेबर वर्स्टेन का कॉन्सेप्ट देते हैं, हर्मेनेटिक्स के फॉलोअर हैं ये। तो हर्मेनेटिक्स क्या कहता है, यही कहता है कि आप इंटरप्रिटेशन करेंगे जब किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी सिचुएशन का, तो आप क्या करेंगे कि उस टाइम की सिचुएशन जब वो एक्ट हुआ उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, या जब वो टेक्स्ट लिखा गया तो उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, या जो ऑथर है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी। जैसे यहाँ पे अगर वेबर के कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टर है वो किस सिचुएशन में ये एक्शन किया है, जिस भी एक्शन की आप स्टडी कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में वो एक्शन किया। ठीक, और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इसी को कहा जाता है हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ बाय कंस्ट्रक्टिंग imaginatively the situation of an era, the psychological condition of the author and providing self impact। ठीक, तो यही होता है। सिंपल हर्मेनेटिक्स में आप इंटरप्रिटेशन याद रखिए, बस एक वर्ड भी अगर आप याद रखेंगे ना तो आंसर कर लेंगे, क्योंकि वहां पे आपको मतलब एमसीक्यूज दिया होता है तो एमसीक्यूज से आप समझ जाएंगे। इंटरप्रिटेशन जो है आप मैं लिख दे रहा हूँ उस पर, की पॉइंट आप याद रखेंगे तो भी आप कर लेंगे।
हिंदी में क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन को? व्याख्या कहते हैं। तो व्याख्या अगर आप याद रखेंगे तो भी आप जो है कर लेंगे। व्याख्या अगर आप याद रखेंगे तो भी आप कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन। ठीक समझ में आ रहा है? चार मेजर टाइप्स की hermeneutics होती हैं। In the history of Biblic interpretation, four major type of hermeneutics have emerged. The literal, तो चार मेजर टाइप की hermeneutics कौन कौन सी होती हैं? The literal, moral, allegorical and anagogical. Literal, moral, allegorical और anagogical. लिटरल, मोरल, एलिगोरिकल और एनागोजिकल। तो ये आपको सिर्फ वो याद रखना है, शाब्दिक, नैतिक, अलंकारिक और अलौकिक। चार तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, आपको हर्मेनेटिक्स होती हैं। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है। लिटरल, मोरल, एलिगोरिकल एंड एनागोगिकल। शाब्दिक, नैतिक, अलंकारिक और अलौकिक। ठीक। The aim of hermeneutics, also known as hermeneutic phenomenology. hermeneutics को जो है hermeneutics phenomenology भी कहा जाता है। hermeneutics के जो एम है उसको hermeneutic phenomenology भी कहा जाता है। An interpretative phenomenology is to understand human action within context. तो आपको मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन आपको याद रखना है या व्याख्या आपको याद रखना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, ह्यूमन एक्शन को विद इन कॉन्टेक्स्ट। विद इन कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्शन हुआ है उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझते हैं तो उसको hermeneutic phenomenology का है। In sociology, hermeneutics is the interpretation and understanding of social event through analysis of their meaning from the human participant in the event. तो सोशोलॉजी में hermeneutics का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इवेंट। जो भी सोशल इवेंट हुए हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना और उसको समझना किस कॉन्टेक्स्ट में, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो ह्यूमन उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर समझते हैं तो उसको कहा जाता है हर्मेनेटिक्स। सोशोलॉजी, समाजशास्त्र में हर्मेनेटिक्स घटनाओं में मानव प्रतिभागियों के लिए उनके अर्थों के विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और समझ है। ठीक, अगर जो मानव उसमें भाग ले रहे हैं उनके जो पॉइंट ऑफ, उनके जो मतलब विश्लेषण है उसके माध्यम से आप सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं तो उसी को कहा जाता है हर्मेनेटिक्स। ठीक, हर्मेनेटिक्स आप सर्च कर लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी सिंपल है, आपका जो अपना बिलीफ है, योर बिलीफ, आपकी सोच, निष्पक्षवाद, निष्पक्षतावाद। अगर आपकी सोच जो है रिसर्च में आ जाती है तो वो उसको ऑब्जेक्टिविटी नहीं कहेंगे, उसको सब्जेक्टिविटी कहेंगे। मीन्स आप सब्जेक्टिव हो जा रहे हैं वहाँ पर, आप अपनी सोच को अपने जो सोच में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सब्जेक्टिव। और जब आप जो है अप्लाई नहीं करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। तो रिसर्च में जो इथिक्स है, रिसर्च में जो मतलब
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है। आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है, अपनी सोच को आप नहीं डाल सकते। सपोज करिए कोई इंडियन है, कोई इंडियन है, वो फॉरेन कल्चर पे स्टडी कर रहा है। इंडियन जो है वो, ऑब्जेक्टिविटी में समझा दे रहा हूँ, यानी कि निष्पक्षवाद जो होता है उसको समझा रहा हूँ कि इंडियन जो है वो फॉरेन कल्चर पे अगर स्टडी कर रहा है, फॉरेन कल्चर पे स्टडी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वहाँ के ड्रेसिंग सिस्टम, मान लेते हैं ड्रेसिंग सिस्टम को स्टडी कर रहा है। अब हम जो है इंडियन जो है वो बिलीव करते हैं कि ड्रेसिंग सिस्टम इंडिया का अलग है, फॉरेन कल्चर का अलग है। तो हम जो इंडियन ड्रेसिंग सिस्टम है उसको हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि सबसे अच्छा ड्रेसिंग सिस्टम यही है, ये हमारी सब्जेक्टिविटी है, ठीक। लेकिन जो फॉरेन कल्चर है उसमें ड्रेसिंग सेंस जो है वो अलग है। अब वहाँ पे हम जाके अगर ये कह देते हैं कि मतलब अपना सब्जेक्टिव माइंड है कि इंडियन ड्रेस जो है वो, इंडियन ड्रेसिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, अगर वो आप वहाँ के रिसर्च में अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाता है आपका सब्जेक्टिव रिसर्च, ठीक। अगर वो अप्लाई नहीं करते हैं वहाँ के ड्रेसिंग सिस्टम को, वहीं के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं और वहीं के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे रिजल्ट दे देते हैं, मतलब अपना जो है अपनी सोच को उसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसी को निष्पक्षतावाद या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, ठीक। टू बी ऑब्जेक्टिव अ रिसर्चर मस्ट नॉट अलाउ देयर, तो ऑब्जेक्टिव होने के लिए रिसर्चर को अपनी वैल्यूज, देयर बायस और देयर व्यूज टू इम्पैक्ट ऑन देयर रिसर्च, मीन्स उनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ है, वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए रिसर्च, ठीक। आपकी अपने मूल्य जो है, जैसे मैंने ड्रेसिंग सिस्टम का क्या था, अब मूल्य क्या है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो साड़ी है, इन सब पे बिलीव करता है कि मतलब आपको फुल ड्रेस में होना चाहिए। तो फॉरेन कल्चर ये नहीं बिलीव करता है इसको, फॉरेन कल्चर की जो वैल्यू है वो ड्रेसिंग में ये नहीं वो है कि मतलब आपका पूरा मतलब शरीर ढका हुआ होना चाहिए, ठीक। लेकिन इंडियन कल्चर में ये है, तो हमारा जो मूल्य है वो यही है कि आपका शरीर ढका होना चाहिए, एक तरह का पर्दा होना चाहिए, ठीक। लेकिन वहाँ पे नहीं है, आप जो है इस बिलीफ को ले जाकर वहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं वहाँ के रिसर्च में, तो वहाँ पे आप सब्जेक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब पक्षवाद हो जा रहा है, ठीक। निष्पक्षवाद रहना है आपको रिसर्च में, कभी भी आप निष्पक्ष पक्षवाद नहीं कर सकते रिसर्च करते वक्त। अगर आप करते हैं तो आपकी रिसर्च जो है वो एरर हो जाएगी, आपकी रिसर्च सही नहीं हो पाएगी। फॉर रिसर्च to be liable and to be considered scientific objectivity is paramount, मतलब रिसर्च को मानने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए आपका निष्पक्षवाद होना जरूरी है, मतलब आपकी जो शोध है उसको अनुमति मिलने के लिए या उसको मतलब क्या कहेंगे, विश्वसनीय बनाने के लिए आपको निष्पक्षवाद होना पड़ेगा, ठीक। आपके रिसर्च को लायबल बनाने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, आपकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए रिसर्च करते वक्त, ठीक। However, some question whether sociology can ever be entirely objective as researcher view and value are likely to affect their choice of topic. Means बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या सोशोलॉजिस्ट जो है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सोशल फेनोमेना को पढ़ते वक्त क्या सोशोलॉजिस्ट पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि जो समाज शास्त्र है, जो समाज शास्त्री हैं, जो समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से जो है अपने शोध में निष्पक्षवाद हो सकते हैं। तो बहुत से थिंकर ये मानते हैं कि हो सकते हैं और बहुत से मानते हैं कि नहीं हो सकते, जैसे डर्कीम मानते हैं कि हो सकते हैं लेकिन वेबर मानते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं अपना तो क्या करते हैं, उस वक्त आप निष्पक्ष तो नहीं रहते, आप पक्ष रखते हैं अपने ही टॉपिक, अपने ही वैल्यू सिस्टम के बेस पे ही आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसी बेस पे जिस मूल में आप रहते हैं या जिस वैल्यू को आप बिलीव करते हैं
मोस्ट प्रोबेबली आप उसी के टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं रिसर्च करते वक्त। ठीक। Weber argued that while sociologists should be interested in the subjective view of their subject, he should remain objective in their research। मतलब वेबर का मानना ये है कि टॉपिक चूज करने तक आप जो है सब्जेक्टिव रह सकते हैं। टॉपिक्स चूज करने तक, अपना विषय चूज करने तक आप जो है सब्जेक्टिव रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी होल रिसर्च जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव के बेस पर, मतलब सब्जेक्टिव ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। वेबर ये मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक मतलब सोशल साइंस रिसर्चर है, एक समाजशास्त्रीय शोधकर्ता जो है वो कभी भी अ, पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हो सकता, पूरी तरीके से वो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर सकता। तो वेबर ये कहते हैं कि आप टॉपिक चूज करते वक्त सब्जेक्टिव रह सकते हैं, मतलब आप विषय को चूज करते वक्त, विषय को मीन्स चूज करते वक्त आप पक्षवाद अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सारे रिसर्च होंगे, सारे रिसर्च प्रोसेस होंगे, उस पे आपको ऑब्जेक्टिव ही रहना है, आपको निष्पक्ष ही रहना है। ठीक। लेकिन कुछ और रिसर्चर हैं सच एज पोस्ट मॉडर्निस्ट, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट रिसर्चर हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं या थिंकर हैं, वो ये बिलीव करते हैं, आर्ग्यू दैट एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी जो है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो किसको कहेंगे हिंदी में, उत्तर आधुनिकतावादी, उत्तर आधुनिकतावादी का ये मानना है, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये मानना है कि आप पूरा रिसर्च करते वक्त निष्पक्ष नहीं रह सकते कभी भी। हाँ, यू कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव इन योर होल रिसर्च, मतलब आप पूरा रिसर्च करते वक्त आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब ये कि मतलब आप निष्पक्ष नहीं रह सकते अपनी शोध करते वक्त, पूरा रिसर्च प्रोसेस में आप निष्पक्ष नहीं रह सकते। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का बिलीफ है। ठीक। जबकि वेबर ये कहते हैं कि आप टॉपिक चूज करते वक्त सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको निष्पक्षता मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये मानना है कि कभी भी मतलब ऑब्जेक्टिविटी या मतलब निष्पक्षता है वो मेंटेन नहीं हो सकती, हमेशा हमको पक्षवादी ही रहना पड़ेगा। Many sociologists, not just those who consider their activities to be scientific, argue that sociological research need to be objective। बहुत से सोशोलॉजिस्ट हैं जो ये कंसीडर करते हैं कि उनकी जो स्टडी है वो साइंटिफिक है, तो अगर उनकी स्टडी साइंटिफिक है तब तो वो बिलीव करेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिनकी स्टडी जो है साइंटिफिक नहीं है, फिर भी वो ये बिलीव करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होना चाहिए, निष्पक्षतावादी रहना चाहिए। तो मेन यही है कि निष्पक्षतावाद में बहुत सारे थिंकर्स की अलग अलग राय है। कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि निष्पक्षता होनी चाहिए पूरे रिसर्च में, कुछ कहते हैं कि मतलब जैसे वेबर कि आप जो है विषय चूज करते वक्त या टॉपिक चूज करते वक्त पक्ष अपना रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे रिसर्च में निष्पक्ष रहना पड़ेगा। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट यानी कि उत्तर आधुनिकतावादी जो है ये बिलीव करते हैं कि आप कभी भी निष्पक्ष नहीं रह सकते। ठीक। जबकि कुछ पॉजिटिविस्ट हैं जो ये मानते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव ही रहना पड़ेगा सब। कुछ ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी, जिनकी मतलब जिनकी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, फिर भी वो ये बिलीव करते हैं कि वो निष्पक्ष रहना चाहिए सारी प्रोसेस ऑफ रिसर्च में। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? Is the act of researcher constantly reflecting on the extent to which they themselves uh, are impacting on their research and their finding. Some interpretivists are particularly postmodernists note that the researcher is not able to be genuinely objective because they are as much a part of the society being studied as the subject of the research। Means
कहते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, आपकी बिलीफ का जब रिफ्लेक्शन होता है किसी भी टॉपिक पर या किसी भी रिसर्च पर, तो उसी को कहा जाता है। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट ये बिलीव करते हैं, जैसे हमने पढ़ा पिछला वही क्या बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि मतलब चूंकि जो रिसर्च कर रहा है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, तो वो कैसे मतलब ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सकता है, ये कैसे वो निष्पक्ष रह सकता है। तो यही है, ठीक। As such, the researcher need to consider and acknowledge their own bias and the value that might inform their interpretations and analysis. उसकी भी वैल्यू और उसका भी जो बायसनेस है वो कुछ ना कुछ उसमें आएगा। एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च। एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल क्या होता है, आपका जो रिसर्च है, जो शोध आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या नैतिकता आपको रखनी है, क्या क्या नैतिकता आपको बरकरार रखनी है, या क्या क्या इथिक्स आप मतलब बरकरार रखेंगे, ये सोशल रिसर्च में आपको पता करना पड़ता है कि क्या क्या हमको मतलब नैतिकता, क्या क्या सही चीज़ है। नैतिकता क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, क्या गलत है क्या सही है, ये आपको पता होना, ये एथिक्स होती है। तो 5 तरह की एथिक्स हैं: प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी जो है एथिक्स हैं। लाइक पेशेवर संगतता, अखंडता, पेशेवर और वैज्ञानिक जिम्मेदारी, लोगों के अधिकारों, गरिमा और विविधता का सम्मान, सामाजिक जिम्मेदारी, ये सब चीजें जो है इसमें आती हैं। तो ये सब क्या होती है, ये डिटेल में मैंने लिखा है यहाँ पे। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होती है, एथिकल कॉम्पिटेंस is a fundamental qualification capacity that the healthcare professional needed in practice to identify the ethical dimension inherent in their decision making। मीन्स क्या होता है, आप जो प्रोफेशन है आपका, उस प्रोफेशन के हिसाब से ही आप काम करेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपकी जो एबिलिटी है उसी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक। जैसे कि एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को अगर पता है कि वो इस ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन कर रहा है मान लेते हैं, उस ऑपरेशन के लायक वो है, या मतलब कोई ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस बेस पे अगर वो डिसीजन कर रहा है, तो उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर देते हैं, तो ये क्या है, इथिकल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसी को कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप पूरा कर रहे हैं, ठीक। Integrity, the use of honest and verifiable methods in proposing, performing and evaluating research। Integrity क्या है, आप ऑनेस्ट और वेरीफिएबल मेथड का यूज करते हैं और रिसर्च को परफॉर्म करने या उसको इवेल्युएट करने में। रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट विथ पार्टिकुलर अटेंशन टू एडहेरेंस टू रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड फॉलोइंग कॉमनली एक्सेप्टेबल प्रोफेशनल कोड और नॉर्म्स। मीन्स आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आप जो है जो भी वेरीफिएबल मेथड्स हैं, या आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप जो रिसर्च परफॉर्म करेंगे उसका जो इवेल्युएशन होगा, वो जो मेथड दिया गया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, उसी बेस पे आप वो काम करते हैं, तो इसी को इंटीग्रिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स दैट maintaining high ethical standard and making sure that client information is not breached। प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है आप उसको रिवील नहीं करते, आप जो है उसको पब्लिक में रिवील नहीं करते। ये आपको मेंटेन करके रखना होता है, उसकी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको
बचा के रखना पड़ेगा। ठीक, मेंटेन मतलब उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी। पीपल्स का जो राइट है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, तब उसकी अपनी जो एक वैल्यू है सोसाइटी में, डिग्निटी है, उसको आप मेंटेन करना आपका काम है। रिसर्चर शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट ऑफ ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट। जो भी आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स को आप रिस्पेक्ट करेंगे। ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप कनेक्टेड ईदर विद द रिसर्च। जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है रिसर्च करते वक्त, उस वक्त आप सारे लोगों की डिग्निटी, सारे लोगों की राइट्स को मेंटेन करके रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी implies obligation to help public address the implication of research। मतलब आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एड्रेस करते हैं। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोकस इन पॉलिटिक्स इन सोशल रिसर्च। पॉलिटिक्स इज एन एथिकल मैटर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। पॉलिटिक्स is an ethical method in the broadest sense. There is a difference between right and wrong, but the ethical principle appropriate for individual action no longer suffice। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या गलत है क्या सही है, उस पर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं, उन सबको आपको मेंटेन करके रखना है। और तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या गलत है क्या सही है ये भी नहीं दिया होता है, फिर भी आप वहाँ पे आपको मेंटेन करना है, किस तरह से आपको डील करना है, ये सब पॉलिटिक्स ऑफ रिसर्च में आता है। तो ज़्यादातर आपको एथिक्स से ही क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटिक्स से उतना नहीं पूछता है। तो एथिक्स आपको पता चल गई क्या क्या है। बस आपको एथिक्स में ये याद रखना है, एथिक्स का मतलब होता है राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है राइट एंड रॉन्ग। तो जो राइट है वो जो भी चीज़ें रिसर्च करते वक्त आपको सही लगती है कि ये होना चाहिए, वो आपकी एथिक्स में आ जाएगी। तो अगर एग्जाम में आता भी है, आपको एथिक्स याद भी नहीं है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे मतलब अपने कॉमन सेंस पे भी बता सकते हैं। कि जैसे आपसे अगर ये कहे कि एक रिसर्चर है, सपोज करिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक रिसर्चर है जो किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, और उसका जो रिस्पोंडेंट था उसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे शेयर की। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने थीसिस को पब्लिश किया अपनी, या अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, या अपने रिसर्च की जब रिपोर्ट पब्लिश की, तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो थी उसको एज इट इज उसने पब्लिश करा दी। अब उससे क्या हो गया कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये इज दिस रिसर्च इज इथिकल और नॉट, तो वो रिसर्च जो है इथिकल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको जो है ज़रूरी था कि प्राइवेसी मेंटेन की जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक, जैसे अगर मान लिया कोई जो मतलब रिसर्च कर रहा है और उसके रिसर्च क्वेश्चन में जो है ये लिखा हुआ है कि आप मतलब क्या आपके पास मोबाइल है, तो अब यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, आप कह सकते हैं कि हाँ उनके पास मोबाइल है, नहीं, बस प्राइवेसी मेंटेन करना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च के अपने एथिक्स के बेस पर भी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है आपकी रिसर्च जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट हो या और किसी के अगेंस्ट हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसका उसमें जो है रिस्पॉन्डेंट्स की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट को इसका खतरा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें आप किसी की पर्सनल लाइफ को आप कैसे मतलब पब्लिश करा सकते हैं, पब्लिकली आप जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पब्लिकली जो है आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये रिसर्च के एथिक्स से नहीं आ सकता कभी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप कॉमन सेंस में भी एथिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो आप कॉमन सेंस पे भी आप उसका आंसर कर सकते हैं।
ठीक। और कोई क्वेश्चन है आपका रिसर्च के इस जो हमने जो भी टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उससे लेकर जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हमने जो टॉपिक्स पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। ठीक, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, फिलॉसफी ऑफ साइंस, पॉजिटिविज्म, फॉलोअर ऑफ पॉजिटिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी, रेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, criticism, hermeneutics, four major types of hermeneutics: objectivity, reflexivity, ethical consideration in social research। ठीक, जिसमें हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिक्स इन सोशल रिसर्च, ये सब हम पढ़े हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट है आपके पास। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास? समझ में आ रहा है आप लोग को? और आप लोग का अभी भी फीडबैक नहीं आ रहा है कुछ। ऐप पे आप लोग को फीडबैक देना है, फीडबैक फॉर्म भी दिया गया होगा आपको, उस पर भी कुछ आ नहीं रहा है। मैं हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा मतलब हिंदी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी एक बार रीड कर दूंगा, कोशिश करूंगा यही। तो ठीक है, मैं उसको भी रीड करूंगा। और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, थैंक यू।